अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के नामवर वकील और कानूनदान मकसूद आलम डीएमके साहब मौजूद हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्सपर्टीज़ इसको हासिल है। हालिया गिलगित बल्तिस्तान में नायब तहसीलदार की जो पोस्टें अनाउंस हुई थी उसमें बाकायदा तौर पर आला पैमाने पे धांधली हुई और उस हवाले से हमने आज मकसूद साहब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हमारे सामने मौजूद है, हम उससे बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो नायब तहसीलदार में बड़े आला पैमाने पे जो बेज़ाब्तियाँ हुई, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस पूरे अमल को कंडेम करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी मेहनत से अपने पूरे कैरियर एजुकेशन एकेडमिक कैरियर के बाद कंटेस्ट करते हैं और वो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। उस सिलसिले में वो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स देते हैं। अगर वो एग्ज़ाम भी फेयर नहीं हो, सही तरीके से कंडक्ट ना हो और वो जो हकदार हैं, जो एलिजिबल हैं, उसको ना मिलें और जो एलिजिबल नहीं है वो ऐसी सीटें ले लें, तो ये अनजस्टिस भी है। अकॉर्डिंग टू द लॉ भी इसके अगेंस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन भी डेफिनेटली इसके अगेंस्ट है। अब जिस पैमाने पे वहाँ अब इसमें एक ख़ास तौर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हायर एजुकेशन कमीशन की आती इसमें, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन को इसीलिए तो दिया गया था कि ये जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे नायब तहसीलदार के वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। लेकिन इसमें हायर एजुकेशन कमीशन टोटली फेल हो चुका है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे वहाँ पर जब एग्ज़ामिनेशन हुई तो उस दौरान जदीद मीडिया का इस्तेमाल किया गया, जिसमें गूगल सरफहरिस्त है और वहाँ से सवालात के जवाब दिए गए और वहाँ के रिज़ल्ट तकरीबन 100% आया। और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के जो हर तबका, चाहे वो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखता हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हो या मजहबी बैकग्राउंड रखते हो, सब ने इस अमल को बड़ा हाई तौर पे कंडेम किया। हम भी एज ए वकील इस अमल को हम कंडेम करते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन का ये अमल, जो नायब तहसीलदार का जो एलिजिबल लोग थे वो जब इससे महरूम किया गया, डिब्रीफ किया गया, उनका फंडामेंटल राइट से जो उनका अपना आर्टिकल 27 तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सर्विसेज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो वो फिर उन्होंने अप्रोच किया हायर एजुकेशन कमीशन को। जो पहला फोरम था वहाँ पर ये दरख्वास्त दी गई जो तमाम स्टूडेंट्स और कैंडिडेट की तरफ से कि ये जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो कंडक्ट किए गए हैं, उसको कैंसिल किया जाए और इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए और रिजल्ट बताया जाए। तो कुछ रिलायबल सोर्सेज से ये पता चला है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने विद इन 90 डेज उसकी स्क्रूटनी भी की है। 9 डेज विद इन 9 डेज उन्होंने स्क्रूटनी भी की है और साथ साथ रिजल्ट भी जारी किया है, जबकि उसकी फाइंडिंग्स मंजराम पे नहीं आई। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि 9 दिन के अंदर 6,500 नायब तहसीलदार के एसे के पेपर, जो एसे का पेपर होता है वो 2 एसेज के ऊपर मुश्तमिल था, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसी सिलसिले में तो ये खुद एक सस्पिशियस बन गया, ये इसमें खुद डाउट्स आ गए कि किस तरीके से पॉसिबल है कि हायर एजुकेशन कमीशन इतना कैसे एक्टिव हो गया कि 9 डेज़ के अंदर अंदर इन्होंने इतने स्क्रूटनी कर ली और उसका रिजल्ट भी जारी किया। इससे बज़ाहिर ये लगता है कि ये बददियानती से ये रिजल्ट जारी किए गए हैं और ये जो रिजल्ट जारी किए गए हैं वो उन जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे उनके हक में करने के लिए सारा मामला किया गया है। सर, एचईसी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका कहना है कि ये जो टेस्ट हुआ है उस पे उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, जबकि जो एविडेंस है वो पूरा शो करता है कि इन लोगों ने बाकायदा मेलिफाइड इंटेंशन के साथ ये तमाम प्रोसेस को किया। तो जो लड़के टेस्ट पे अपीयर नहीं हुए थे उनके भी बाकायदा रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, उसमें देखें ये इलेक्शन कमीशन, हायर जी, जी। एजुकेशन कमीशन अपने आप को किसी तरीके से इस वाक़े से अलग नहीं कर सकता। ना वो ये कह सकता है कि उन्होंने बददियानती से नहीं किया। बददियानती तो क्लियर तौर पे वाज़ेह है ना। सेकेंडली यहाँ पर अगर ये बददियानती नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में बैठा नहीं हो उसको अपीयर अटेंडेंस शो की गई और उसको बाज़ाबिता तौर पर पास मार्क किया गया। ऐसी एविडेंस रिपोर्ट पे आ चुकी है, जब डॉक्यूमेंट एविडेंस आ चुकी है, तो ये इससे उसकी बददियानती क्लियर तौर पे सामने आ रही है। सर, इस वक्त ये पूरा मैटर जो है चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान से स्टूडेंट को कोई रिलीफ मिल सकती है?
जहाँ तक कि इसकी जो कानूनी बैटल की बात कर रहे हैं, तो मेरे सामने जो रिलायबल सोर्सेज से ये बात सामने आ चुकी है कि क्योंकि ये पहले हायर एजुकेशन कमीशन में चैलेंज होना चाहिए था, वहाँ चैलेंज हुआ है। उसके बाद जो सेकंड रेमेडी है वो चीफ कोर्ट या हाई कोर्ट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो आर्टिकल 175 के तहत बनी होती हैं। ये इसी चीज़ को देखती हैं कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ये सिक्योर करेंगी। ये जो चीफ कोर्ट या हाई कोर्ट्स वगैरह होती हैं वो जो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करेंगी। तो मेरे ख्याल ये है कि जो पूरा जो प्रोसेस है उसको स्ट्रक डाउन करेगा चीफ कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और आइनी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक इस पर फैसला जारी करेगा। थैंक यू सर। ये थे मकसूद आलम DMK, गिलगित बल्तिस्तान के एक नामवर वकील हैं, सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एनरोल्ड हैं, और ये हमेशा तलबा की आवाज़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा ये उजागर करने में पेश रहे हैं। शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया।